अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सिमत क्या है? पीटीआई सड़कों की सियासत पर क्यों बज़िद है? हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन अलायंस का वजूद मुश्किल से मुश्किल तर क्यों होता जा रहा है? फाइनल कॉल्स, डेडलाइंस, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कैंपेन्स और सिविल नाफरमानी के मौक़िफ़ की वजह से पीटीआई मुक़्तदरा की आंखों से भी उतर तो चुकी है, लेकिन मुक़्तदरा को राम करने की नई कोशिशें भी की जा रही है। साथ ही इन कोशिशों के कारगर साबित न होने की सूरत में जारहियत भी जारी है। यह वो सूरत हाल है जिसने हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थ्रेट को तकरीबन ना होने के बराबर कर दिया है और हुकूमत तहरीक इंसाफ की अपोजिशन को अब एक बेजरड़ अपोजिशन समझने लगी है, जिसकी वजह से पीटीआई पर मजीद सख्ती भी बढ़ रही है और साथ ही अपोजिशन की दीगर जमातें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी और हिकमत अमली से दिन ब दिन बददिल होती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया मिशन एक अपोजिशन अलायंस बनाना है और इस अपोजिशन अलायंस की सूरत में रमजान के बाद हुकूमत के खिलाफ हतमी एहतजाजी तहरीक को लॉन्च करना है। ताहम इस एहतजाजी तहरीक का मिशन तहरीक इंसाफ के लिए मिशन इम्पॉसिबल बनता जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म हो या तहरीक इंसाफ की अपनी कमेटियां, सबकी सब अपोजिशन की तवाना आवाज मौलाना फजल रहमान को इस मुहिम जोई के लिए तैयार करने में ताहाल नाकाम ही दिख रही है। इसी तरह हाल ही में अपोजिशन कैंप में भरपूर तरीके से सरगर्म रहने वाले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी बार बार तहरीक इंसाफ को यह मशवरा दे रहे हैं कि वो सड़कों की सियासत से बाज रहे। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने हमारे प्रोग्राम में पीटीआई से इस तरह की सियासी सिमत अपनाने से गुरेज करने का मुतालबा किया। अलायंस भी बनेगा जब, तो उसके बाद आगे बात चलेगी। तो महीना रह गया सर, वो ईद के बाद तहरीक की बात करेंगे हम। ईद के बाद तहरीक शुरू हो जाएगी उनकी। तहरीक देखें, वो अपनी तहरीक चला सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है। नहीं, वो अपोजिशन का अलायंस बनाकर खान साहब ने जेल से कहा कि अपोजिशन का अलायंस बनाए, अलायंस बन जाए ना, उसके बाद फिर तहरीक, तो तहरीक सड़क से शुरू नहीं होती। हाँ। मेरा ये राय है इसके बाद। तहरीक इंसाफ को आप मशवरा ये दे रहे हैं कि फिलहाल सड़कों से जरा गुरेज किया जाए। मेरा हमेशा ये मशवरा है कि अगर आपने कानून आइन की बालादस्ती माननी है तो फिर आपका अमल भी आइनी होना चाहिए, आपका अमल भी कानून के मुताबिक होना चाहिए। तहम तहरीक इंसाफ अब भी मुसिर है कि फैसला सड़कों की सियासत से ही होगा। इसके लिए चाहे दीगर अपोजिशन जमातें उनके साथ हो या ना हो। आप कॉन्फिडेंट हैं कि ईद के बाद जब आप सड़कों पर निकलेंगे, एक तहरीक चलाएंगे, मौलाना फजल रहमान भी आपके साथ होंगे, वो स्टेज पर भी होंगे, सड़कों पर भी आपके साथ निकलेंगे, तब जाके प्रैक्टिस बनेगा ऑब्वियसली। तो आप कॉन्फिडेंट हैं उनके बारे में? देखिए, पीटीआई अपने तई बहुत बड़ी, सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल जमात है। हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है, दोनों है कि बहुत जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ शामिल हो सकें वो हो जाएं। अच्छा होगा मुल्क के लिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं शामिल होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तहरीक नहीं लॉन्च करेंगे, तहरीक तो लॉन्च होगी। तहरीक इंसाफ के इसी मौक़िफ़ को देखकर हुकूमत को भी मजीद हल्लाशेरी मिल रही है कि वो भी अपोजिशन की जमातों को तहरीक इंसाफ की सियासी सोच से खबरदार रहने का मशवरा दे रही है, जिसका बज़ाहिर आगाज भी कर दिया गया है। मौलाना से मुताल्लिक भी ये दावा हो रहा है कि वो अपोजिशन अलायंस से ना कर देंगे, जबकि इस यकीन का भी इजहार हो रहा है कि अपोजिशन अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा भी नहीं। पीटीआई एक टोटली डिफरेंट कल्चर की जमात है। अगर तो वो पीटीआई के कल्चर को अपनाते हैं, जिसका कोई इम्कान नहीं है, फिर तो मुल्क के अंदर यकीनन एक हैजान उठेगा और बेयकीनी भी पैदा होगी और शायद सड़कों पे तूफान भी उठे। लेकिन अगर वो जमातें जिनका मैंने जिक्र किया है वो इस अलायंस का हिस्सा बनती हैं, तो वो मुझे यकीन है और बहुत वाज़ेह यकीन है कि वो पीटीआई की ये जो फिलासफी है, 9 मई वाली जो साइकी है और 26 नवंबर वाली जो साइकी है, उसका साथ नहीं देंगी। तो हम नहीं समझते हैं कि ये अलायंस हमारे लिए या हुकूमत के लिए या निज़ाम के लिए कोई ख़तरा बन सकता है। मौलाना साहब हैं, वो बड़े अच्छे सियासतदान हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, समझदार हैं, तो वो तो इनके साथ कोई अभी वो एक दिन मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो इनके आए हुए थे कामरान मुर्तज़ा साहब, तो वो पूछ रहे थे पीटीआई वाले, तो उसमें उन्होंने कहा जी हमने तो बिल्कुल नहीं इनके साथ बैठना, तो हम तो एक वफद भेजेंगे वहाँ पे जो ऑब्जर्वर के तौर पे, तो ना हमारा अलायंस है कोई। तो मैं वो बार बार पूछे पीटीआई वाला, मैंने कहा यार आप जो भी समझे आप तुसी ना ही समझो इन्होंने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अलायंस की कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? अपोजिशन की बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब आने से क्यों गुरेजा है? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने, जबकि अगले सेगमेंट में हम JUI का मौक़िफ़ भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि ऐसा क्या है कि आजकल इमरान खान साहब से उनके वकला की पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें बंद हैं। एक तो जाहिर है GHQ हमला केस हो या तोशाखाना, दोनों की समातें आगे जा रही हैं, इल्तवा डलता जा रहा है, साथ ही साथ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अमूमन ये देखा गया है एक ट्रेंड के जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैटर होता है तो खान साहब से उनकी पार्टी का राब्ता काट दिया जाता है, मुलाकातें जो है वो डिनाई कर दी जाती हैं। अब ऐसा क्या होने लगा है कि ये मुलाकातें नहीं होने दी जा रही? क्या ये तहरीक से जुड़ा है मामला या कुछ और है? देखिए समर, इसका तो शख्स जो इस बात पे जो बुनियाद नजर आती है वो दो तीन बातें हैं। एक तो डेफिनेटली जो खान साहब की तरफ से लेटर आए हैं या उनका पैगाम आता है तो उसको रोकना मकसूद है। और लेकिन वो आपने देखा कि उनका आर्टिकल भी छप गया टाइम में और मुलाकातों पे पाबंदी के बावजूद। उसके बाद जो एक मुतहदा अपोजिशन है उसके, क्योंकि पहली जब मुलाकात हुई तो वज़ीर आज़म जो है वो मौलाना साहब के घर पे चले गए, तो पता ये लगा कि अपोजिशन का इकट्ठा होना हुकूमत के लिए बायसे परेशानी है। जो कॉन्फ्रेंस है उसको भी जिस तरह से रोका गया आपके सामने है। इस सारी चीज को इकट्ठा करके तो यही नजर आता है कि और इसके अलावा तो कोई मुझे रीजन नजर नहीं आती। लास्ट मंगल वाले दिन मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी। कल बच्चों से भी बात नहीं कराई गई उनकी, हालांकि वीकली बात कराने को ऑर्डर है। अब एक सुबह पटिशन लगी हुई है उस पे है और एक परसों है, तो इन अदालत की इमरान खान साहब की दोनों पटिशन। सही। अब उस पर मैं देखते हैं कि क्या अदालत किस तरह से उस पर कोई ऑर्डर शॉर्डर करती है। लेकिन फैसल चौधरी साहब, खान साहब की तरफ से तो बड़ी वाज़ेह हिदायत आ चुकी थी तहरीक के मामले को लेकर के, आपने सारी अपोजिशन को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके रमज़ान के बाद यानी ईद के बाद एक तहरीक आपने चलानी है, लेकिन अपोजिशन इकट्ठी हो नहीं पाई अब तक। ऐसी क्या रुकावट है कि अपोजिशन की बड़ी जमातें जो है वो तहरीक इंसाफ के करीब आने से गुरेज हैं? इमरान खान साहब ने तो गो अहेड दिया था और अपोजिशन अलायंस या अपोजिशन के साथ जो बातचीत है वो भी उन्होंने उसका अलाउ किया था। मैं खुद भी उनके जो है पैगामात लेके गया हूँ उनके हुक्म के मुताबिक मौलाना साहब के साथ। और वो जो बातें हैं जिसके बाद आपने देखा जो हमारे एक तलखी थी जिस फैक्शन में, वो भी इमरान खान साहब ने उनको हौसला करने का मशवरा दिया और बयानात मौलाना साहब के खिलाफ आप हमने ये जो चपकलिश थी दोनों जमातों की, इसको इतदाल में लाने के लिए बड़ी मेहनत की है। और इसमें नो डाउट ये यूआई की क़यादत का बड़ा एक पॉजिटिव रोल है, क्योंकि दोनों जमातों के एक दूसरे के बारे में बड़े शदोमत से तो तेज बयान आते थे। अब तो खैर इत्तेदाल इतना हो गया कि बैठ भी जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं। तो ये मामला, लेकिन जो असल मामला है उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो अलायंस बनना है अपोजिशन का उसमें मामला आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब तो JUI की तरफ से भी ये आ रहा है कि पार्टियां दोनों करीब नहीं आ पा रही, तहफुजात हैं, बहुत सारे इशूज हैं। इवन JUI के तर्जुमान तो यहाँ तक कह रहे थे 2 रोज पहले कि अब हमारे दरमियान दूरियां आना शुरू हो गई हैं, डिस्टेंस आना शुरू हो गया है। तो 12 फरवरी को आपकी मुलाकात हुई थी, तब से अब तक जो है ऐसा क्या है जो तरीके साहब रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई मौलाना फजल रहमान साहब को? आपने खुद कहा कि पिछले मंगल को आपकी मुलाकात भी खान साहब से हुई है। देखिए जो बातें हैं उनके मुताबिक जो है ये तो पार्टी के अंदर जो सियासी विंग हैंडल कर रहे हैं वही ज्यादा, जो एक जमात है मुज़ाकराती जमात, वो ज्यादा बेहतर इस पे जवाब दे सकती है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात को क्यों एड्रेस नहीं कर पा रहे। हालांकि वो तहफ़्फ़ुज़ात को इतने ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है, वो मामूल की सियासी मामलात हैं जिनको हो जाना चाहिए। मसलन अगर कोई इत्तेहाद की सरबराही की बात करता है तो इमरान खान साहब तो जेल में है, तो हमारी तरफ से तो इत्तेहाद की सरबराही इमरान खान साहब ने करनी है। अगर वो नहीं है तो मेरी ज़ाती ओपिनियन में हमें तो उस पर किसी किस्म का बज़िद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं है तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसा कोई शख्सियत नहीं है जो कि इत्तेहाद की सरबराही कर सके। अब वो इत्तेहाद में मौजूद जो बड़े लोग हैं जो बैठ के आपस में उनको ये मामला कर लेना चाहिए। बाकी जो 3 नुकात हमारे इमरान खान साहब ने दिए थे अपोजिशन से बातचीत करने के लिए, वो उन 2 नुकात से डिफरेंट हैं जिनसे हमने हुकूमत के साथ बात की। हुकूमत के साथ जो बातचीत थी उसमें जुडिशल कमीशन और असीरान की रिहाई। लेकिन जब अपोजिशन पे हम बात करें तो ये ग्रैंड नेशनल एजेंडा है, यानी जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, हम आइन की बहाली चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी चाहते हैं और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है उसको हम रोकना चाहते हैं। और वो आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया के बगैर जो है मुकम्मल नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना साहब का अपना इस्तदलाल है, हमारे एक अपना मौकफ है, लेकिन वो मौकफ जो है जो अदलिया से मुतालिक शिकें हैं उनके मुतालिक है, और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद उसकी नौक पलक दुरुस्त की जा सकती है। यानी हमारा उसमें इस्तदलाल बुनियादी तौर पर समझ ये है कि हम चाह रहे हैं कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं
वो सही है। बेंच का हिस्सा बने। आपने जो और ये इत्तेहाद बात की पे कोई ऐसा एतराज नहीं होगा। आपने जो इत्तेहाद की सरबराही की बात की, ज़ाहिर है एक वो जेयूआई की तरफ से ये नुक्ता तो सामने आया है इत्तेहाद की सरबराही के हवाले से कि कौन इसका इस इत्तेहाद का सरबराह कौन होगा। ज़ाहिर है वो पीडीएम के सरबराह भी मौलाना फजल रहमान साहब थे, मे भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस इत्तेहाद की सरबराही भी उनके पास जाए। तो अगर उनके पास जाने की तजवीज़ आती है तो खान साहब को तो कोई एतराज़ नहीं होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब इत्तेहाद के सरबराह बन जाए। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जब बाकी सारे अगर पार्टियां भी एग्री करती हैं तो फिर उसमें हमारा एतराज क्या बनना है? हमें एतराज करना भी नहीं चाहिए। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हमारी तरफ से सही। इत्तेहाद की सरबराही अगर तो इमरान खान साहब बाहर हो, फिर तो ये एक हमारी तरफ से एक डेफिनेटली शायद कभी भी हम इस पर टस से मस ना हो। लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में इत्तेहाद की सरबराही तो रोजमर्रा का काम है। इत्तेहाद की बहुत छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स, बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यानी जो उनके लिए जो सरबराह का जो तो दो दो तीन नुकात जेयूआई ने रखे हैं आपके सामने, उसमें इत्तेहाद की सरबराही एक नुक्ता है जिस पे तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है अभी। देखिए, तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं, ये इत्तेहाद की बाकी जो इज्तिमाई बातचीत है, सही। ये तहरीक इंसाफ एक बड़ा प्लेयर जरूर है और सबसे बड़ा प्लेयर है। लेकिन उसमें JUI, उसमें चकजई साहब, वो भी एक अपने मामलात हैं। इरशाद खान अब्बासी साहब है, मुस्तफा नाज सही है। खोकर साहब है। बाकी हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे एलाइज, PTR एलाइज जो है, वो तो एक बड़ी पार्टी है वहाँ पे। वो उसमें लामा साहब भी हैं, अहमद रजा भी हैं। सही। ये सारे जो दोस्त हैं हमारे, वो तो हम और वो एक ही पेज पे हैं। लेकिन अब इसमें कुछ नेशनलिस्ट पार्टी में आई हैं, उनके भी एक अपने मामलात हैं। इन सब मामलात को मौलाना साहब उम्रे में जाने से पहले मुझे हमें एतमाद में लिया गया था कि वो जाएंगे। उन्होंने खुद बताया सही था है। कि मैं 16 तक और 17, 16 या 18 मार्च तक वो अवेलेबल नहीं होंगे। और हमें पता है, क्योंकि हर साल उनका एक शेड्यूल होता है, सही वो है। जाते हैं, वो हरमैन में टाइम गुजारते हैं। तो अच्छा, उसमें कोई इतनी ईद से अगर फौरन बाद नहीं है तो 2 हफ्ते बाद हो जाएगी, 3 हफ्ते बाद हो जाएगी, कौन सी क़यामत है? तो ये तहरीक की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, इस तहरीक के अंदर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो लाए अमल बड़ा वाज़ेह है कि आपने सड़कों पर निकलना है, एक अपने स्ट्रीट मूवमेंट आपने चलानी है। तो मौलाना फजल रहमान साहब, अब तक उनकी पार्टी का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो गुरेज़ा हैं स्ट्रीट मूवमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आने के लिए। इवन शाहिद हक़ान अब्बासी साहब भी कल हमारे प्रोग्राम में ही कह रहे थे कि सड़कों पर निकलना सबसे आखिरी ऑप्शन होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये सबसे पहला ऑप्शन ये नज़र आ रहा है। तो ये कैसे, ये दो बड़े जो सियासी फिगर्स हैं वो इस मामले पे आपके साथ तैयार नहीं है, जमात इस्लामी पहले आपके साथ जो है वो आने को तैयार नहीं है, तो ये फिर बाकी कौन है आपके साथ? फिर तो आपके पास राजा नासिर अब्बास साहब है, वो पहले आपके इत्तेहादी हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब है, वो पहले आपके इत्तेहादी हैं। फिर बड़ी जमातों की जो जब बात होती है, बड़े फिगर्स की बात होती है, वो तो आपके साथ नहीं है सड़कों पर आने के मामले में। नहीं समर, इसमें जो मेरे ख्याल में ये कुछ बात जो है वो क्लैरिटी के साथ करनी चाहिए थी। मैंने खुद जब ये मैसेज दिया इमरान खान साहब की तरफ से, तो वो मैसेज था कि ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे, चलाना चाहते हैं। हम्म। लेकिन उसका मैनरिज्म, उसकी तारीख जो है वो अपोजिशन अलायंस ने देनी है। लिहाजा अगर हम तहरीक चलाएंगे तो बिल्कुल शाहिद खान साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ सियासी तौर पे कि वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। और सोलो फ्लाइट PTI को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सोलो फ्लाइट्स का हमें नुकसान ऑलरेडी हुआ है। बतौर सियासी वर्कर मैं इस बात का कायल हूँ कि एक तो सोलो फ्लाइट नहीं करनी चाहिए, और जी हाँ। एहतजाज जो है सड़कों का पे आने का मामला आखिर पे होना चाहिए। लेकिन ये लेकिन सारा मैनरिज्म और तारीखें देनी है मुत्तदा अपोजिशन ने। लेकिन फैसल साहब, लिहाजा इस पे ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी जल्दी में क्यों नजर आ रही है? हेस्ट इतना क्यों है? जब आपके मुज़ाकरात ही हो रहे थे, आपने हालांकि खुद तारीख दी थी कि 31 जनवरी तक की तारीख हम दे रहे हैं, तब तक मामला हमारे तय हो जाए, लेकिन उससे आपने 8 दिन पहले ही गवर्नमेंट के साथ आपने मुज़ाकरात खत्म कर दिए थे। अब भी जब आप तहरीक की बात कर रहे हैं, तो कल ही हमारे प्रोग्राम पे आपकी की पार्टी के रहनुमा रऊफ हसन साहब ये फरमा रहे थे कि ईद के बाद हमने तहरीक चलानी है, कोई और अपोजिशन की जमात आए या ना आए, हमने तो तहरीक अपनी फिर आगे लेके चलनी है। तो ये जल्दी क्यों है? नहीं, रऊफ हसन इसमें नहीं है। रऊफ हसन का कोई इस लेना देना नहीं है। रऊफ हसन की बात को कोई मैं वजन नहीं देता। तो यही वजह है कि पार्टी के अंदर जो आप वजन नहीं दे रहे रऊफ हसन साहब की बात को, बाकी पार्टी को भी ये ज़ाहिर मसाइल तो काफ़ी सारे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। क्या फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमने ईद के बाद एक तहरीक चलानी है खान साहब की रिहाई के लिए, क्या इसमें खान साहब का भी उन्हें जो है वो हासिल है, जो है उनकी तरफ से इस पे कोई ग्रीन सिग्नल है खान साहब का भी कि आप चलाएं तहरीक ईद के बाद? ये तहरीक मतलब फौज साहब उसके खतोखाल वाजे करेंगे तो फिर बात होगी ना जी। हम्म। अगर कोई खान साहब की राय के लिए काम करना चाहता है तो पार्टी को इस पर क्या एतराज हो सकता है? बिल्कुल करना सही। चाहिए, सबको करना चाहिए। और उन्हीं का एक 1 पॉइंट एजेंडा है। उसकी हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है, जी हाँ। देखिए ना, इसमें मौलाना हामिद रजा साहब हमारी तरफ से
साहबजादा साहब जो स्पोक्स पर्सन है इमरान खान साहब ने खुद अपॉइंट किए हैं हमें। तो जब इमरान खान साहब खुद अपॉइंटमेंट्स करते हैं या खुद ऐलान करते हैं तो फिर उनकी अहमियत होती है, बाकियों की अहमियत होती नहीं है। तो ये जो सारी गुफ्तगू है या अपोजिशन के साथ जो बातचीत है, इसका जो ऐलान है वो मुतहदा अपोजिशन की तरफ से अखुंज़ादा यूसुफ़ज़ई साहब हैं, वो इत्तेहाद के स्पोक्स पर्सन हैं, या वो करेंगे, और हमारी तरफ से साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, असद सही है। कैसर, उमर अयूब, ये 3 लोग ही हैं ना जिन्होंने गुफ्तगू में, क्योंकि सही है। असद कैसर की सरबराही में और उमर अयूब की सरबराही में कमेटी है। तो फिर बाकी जो लोग हैं ठीक है। उनकी राय तो हो सकती है अपनी। ठीक। जिन्होंने ये कहा कि हम तहरीक चलाएँगे, खुद तो कभी आते नहीं सड़कों पे। कभी आए हैं किसी तहरीक में? लोगों को मरवाना है। वो उनका अपना भी चेहरा जो है वो कटा था, उन पे अटैक एक हो चुका है, वो सड़कों पर आई या नहीं है जो नहीं, भी है, वो लेकिन तो वो है, वो तो कुर्बानियां उनकी भी शामिल अफ़सोसनाक हैं। बात है ना, वो तो अफ़सोसनाक ऐसे हमलों को तो कोई जस्टिफ़ाई समझ नहीं करता ना, वो तो सही है। एक बहुत ही मुक़ाबिले मज़म्मत हरकत है। लेकिन जब आप तहरीक चलाते हैं, तो फिर या तो वो लीडरशिप वो ठीक। होती है ना, जो वहाँ पे मौजूद हो, सामने उमर अय्यूब सड़क पे उधर था ना, ट्रेनर पे था, सबसे आगे था, शायद खट्टक था, हमारे दूसरे लोग थे। मैं सिर्फ़ ये बतौर वर्कर ये कह रहा हूँ कि वो लोग सामने ये बातें वो करें ना, जिनकी वो ज़िम्मेदारी लगी है। इस तरह सही से है। जैसे आपने कहा कि वो इस तरह की बातों से कन्फ्यूजन फैलती है, और इत्तेहाद में कन्फ्यूजन सही जो है। है वो ऑप्शन नहीं होता। अच्छा सर, ये बताएं कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल तो दिया गया है, लेकिन वो फिर भी पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं। अब तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि तहरीक इंसाफ का दर इस वक्त सबसे बड़ा मौक़िफ़ तो यह है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बैठी है। और मरवत साहब तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की अपोजिशन के अपने कैंप के अंदर भी फॉर्म 47 वाले बैठे हुए। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आपकी पार्टी में है कोई वाकई फॉर्म 47 वाले बंदे? शेर अफ़ज़ल साहब नाम लेना, ये एवं खामखा सारी पार्टी को वो इन्हीं की हरकतों की वजह से वो बाहर हुए हैं। हम्म। उनको मना भी किया था इमरान खान साहब ने 5 दफ़ा कि आप ऐसी बातें ना करें। शेर अफ़ज़ल के जो मुँह में आता है वो कह देते हैं। इस तरह से तो गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करके उन्होंने अपना चंगा भला पॉलिटिकल करियर जो है वो फ़ारिग किया है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। इमरान खान की रिहाई के लिए काम करें, पार्टी की तबाही के लिए क्यों बातें करते हैं? बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब की, जिनका कहना है कि पार्टी जो है वो हर सूरत में एक तहरीक चलाएगी ईद के बाद, चाहे उसमें ताख़ीर हो जाए, लेकिन सारी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर ही ये तहरीक आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब का कल ये कहना था कि ईद के बाद हर सूरत में फ़ौरन तहरीक चलेगी। बाकी अपोजिशन की जमातें साथ आती हैं या नहीं, तो ये कन्फ्यूजन ज़रूर मौजूद है। बहरहाल इस इत्तेहाद के हवाले से अभी तक जो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ एक पेज पर नजर नहीं आ रही। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे JUI क्यों तहरीक इंसाफ के करीब आने से गुरेज़ा हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद JUI के रहनुमा जनाब कमरान मुर्तज़ा साहब से। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अपोजिशन का इत्तेहाद बन नहीं पाया अभी तक, और ईद के बाद तहरीक इंसाफ ने यह अलायंस बनाकर हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक लॉन्च करनी है। JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ खदशात भी हैं, कुछ शिकवे भी हैं, अभी तक वो दूर नहीं किए जा सके। जबकि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के भी तहरीक इंसाफ से बहुत सारे सवालात हैं, जिसका कल उन्होंने बड़ा खुलकर इजहार किया। JUI के ऐसे मसाइल क्या हैं कि बात आगे नहीं बढ़ पाई, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम में कमरान मुर्तज़ा साहब JUI के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया कमरान मुर्तज़ा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि क्या वजह है अपोजिशन अलायंस के क़याम के लिए JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला तय क्यों नहीं पा सके? उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो उसमें मौलाना खुद मौजूद नहीं है, और जब मौलाना खुद मौजूद नहीं होंगे तो उस वक्त तक तो कोई बात जो है फाइनल हो भी नहीं पाएगी। ये डेट्स ये नहीं है कि मौलाना जो है वो अचानक चलेगा। ये डेट्स जो है वो हमारे दोस्तों को, PTI के दोस्तों को, महमूद खान साहब को, बाकी दोस्त सारे साथियों को ये पता थी, मौलाना ने उनको पता। तो इसके बावजूद जो है उन्होंने वो ये डेट्स रख ली। अब हम गए थे, क्योंकि ये इत्तेहाद अब तक तो मौजूद नहीं है, हम गए थे बतौर मुबस्सर, और मुबस्सर के तौर पे हमने उसमें शिरकत कर ली है। बात अब आगे बढ़ेगी या फैसले किस तरह से होने हैं, उसका नज़म किस तरह से बनना है, ये बात अब तक मालूम नहीं है। तो जब मालूम होगी फिर उसके बाद पार्टी अपने अदारों की तरफ देखेगी, अपने अंदर के अदारों की तरफ, और उनसे फिर फैसला जो है ना लेके फिर आगे चले या ना चलेगी, इसमें नेक्स्ट जो ना ऑप्शन हमारे पास ये होगा। वो तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है आपने जो बताया कि जब आप अपनी पार्टी से रजू करेंगे, ज़ाहिर है उसमें फिर आपकी मजलिस शूरा है,
आपकी मजलिस आमला है, फिर आपकी जनरल कौंसिल है, वो तो एक लंबा प्रोसीजर है, वो तो तकरीबन 2 महीने उसमें लग जाएंगे कम से कम। तो पीटीआई तो फौरी तौर पर ईद के बाद तहरीक चलाने की बात कर रही है। हमारी से ऐसा है कि पीटीआई के दोस्त अपने तौर पे तो ये फैसला कर सकते हैं, उनका ये हक है, मगर जेयूआई जो है उसका अपना एक तरीकाकार है, और उसमें जब तक वो अपना तरीकाकार जो है अपने अदारों से ये इजाज़त नहीं लेगी या उसके इजाज़त अदारे जो है उसको परमिट नहीं करेंगे, पीटीआई शायद आगे ना बढ़ पाए। ये अलबत्ता मुमकिन है कि अगर कोई बात मेच्योर होती है, हमने 20 अप्रैल को जो है इजलास बुलाया हुआ जनरल काउंसिल का, मेरे ख्याल 20 के आसपास है, तो ये मुमकिन है कि कोई अगर उसमें कोई जोहरी तब्दीली आती है तो उसको जो है वो एंटीडेट किया जा सकता है, बिफोर टाइम किया जा सकता है, मगर ये सब कुछ मौलाना के आने के बाद, और मौलाना जो है वो 8 तारीख तक आ जाएंगे शायद। 12 फरवरी को आपकी मुलाकात हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जिसमें आपने अपने जो नुकात थे, जो आपकी शराइत थी, वटेवर जो भी आपने वो तहरीक इंसाफ को कम्युनिकेट की थी। अब तक तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ सका, हालांकि उसके बाद भी कुछ लोगों की मुलाकातें होती रही हैं। खान साहब से मुलाकातें तो पिछले 1 हफ्ते से बंद हुई हैं, मंगल से ऑनवर्ड। तो क्या ऐसा जेयूआई ने मांग लिया तहरीक इंसाफ से, ऐसी कौन सी शर्त आपने रख दी है कि वो वापस रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाए? एक चीज तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है ना कि हमने मांगा कुछ भी नहीं है। कोई दोस्त अगर ये समझता है कि हमने कोई उस इत्तेहाद की सरबराही मांगी है, हमने खैबर पख्तूनख्वा में कुछ मांगा है कि जी हमें कोई शेयर दे दें किसी गवर्नमेंट में या कोई और चीज या किसी को हटा दें, ये ऐसी कोई बात नहीं है। सरबराही का सवाल तो हुआ है, सरबराही की बात तो हुई तो है, ये नहीं कि जेयूआई ने मांगी है, बल्कि ये पूछा तो है तहरीक इंसाफ से कि सरबराह कौन होगा इस इत्तेहाद का, ये सवाल तो पूछा गया है। ना, क्योंकि मैंने पूछा तो मुझे पता है। कुछ देर पहले फैसल चौधरी साहब जो कि खान साहब का पैगाम लेकर मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए थे, वो तो ये कह रहे थे कि सरबराही का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने खुद बात की है सरबराही की, यानी सरबराही वाले मामले को उन्होंने रूल आउट नहीं किया। उन्होंने खुद कहा है कि सरबराही वाला मामला जो है तहरीक इंसाफ के अंदर तो कोई बंदा इस वक्त इस अहल नहीं है कि वो सरबराही कर सके इत्तेहाद की। तो मौलाना फजल रहमान जब कोई भी अपोजिशन का बड़ा कोई कदावर शख्सियत बन जाती है तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो वो तो तहरीक इंसाफ तो ये बात कर रही है। नहीं, मैं इससे ये नहीं कह सकता कि तहरीक इंसाफ में कोई अहल नहीं है। और नहीं, उन्होंने अपनी बात की थी कि हमारे इस कद की शख्सियत ऐसी कोई नहीं है मौलाना फजल रहमान या महमूद अचकजई के सामने कि वो क़यादत कर सके। उसमें उनका बहुत शुक्रिया कि वो मौलाना को उन्होंने बहुत जो है ना अच्छे रुतबे पे रखा, मगर ऐसा है कि खाली सरबराही जो है ना वो इसमें मसले का हल नहीं होती है। हम सरबराह शायद मुमकिन है ना बनना चाहें, उसकी रीज़न है कि ये एक मैंने जो बात की है वो कुछ और किसी और उसमें कॉन्टेक्स्ट में है। हम सरबराही जो है ना, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, सरबराही आप क्यों नहीं लेना चाहेंगे, इसकी क्या वजह है? पीडीएम के अंदर तो आसिफ अली जरदारी मौजूद थे, मियां नवाज शरीफ मौजूद थे, लेकिन फिर भी उसकी सरबराही मौलाना फजल रहमान साहब ने की थी और बड़ी कामयाबी से आपने उस वक्त की हुकूमत को आपने टॉपल किया। इस मतलब सरबराही क्यों नहीं लेना चाह रहे मौलाना फजल रहमान साहब, क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? उसमें ये बात स्टिल डिबेटेबल है कि हम आपने 8 MNAs के साथ और 5 सेनेटर्स के साथ किसी ऐसी जो है ना इत्तेहाद की सरबराही ले लें और उसके बाद चीज़ें जो है ना वो मौलाना के कंट्रोल में ना हो और मौलाना के हाथ में जो है ना मामला जो है ना फैसला करने के ना हो, तो उससे मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ नहीं रहेगी मौलाना के लिए। कोई उसको बाद में अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो क्या बहुत शुक्रिया। तो क्या पीडीएम के अंदर भी मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो सेरेमोनियल सरबराह थे, फैसले कोई और कर रहा था वहां पे भी? मौलाना की वहाँ पे शख्सियत ऐसी थी या ताल्लुकात ऐसे थे कि जिसके नतीजे में मौलाना जो है वो उसमें एक इक्वलिटी जो है ना उसका वो उनके साथ मौजूद थी और फैसले जो है उसमें एक अहम किरदार हुआ करता था। गो के बाद जगह हमें पीछे हटना पड़ता था। जैसे हम ये चाहते थे कि जब गवर्नमेंट टॉपल हो गई थी, गवर्नमेंट ये बन गई थी पीडीएम की, तो हम ये चाहते थे कि फौरी तौर पर इलेक्शन, फौरी इंतखाबात चाहते थे, मगर फिर 2 पार्टियां जो है उसमें इंसिस्ट करके उन्होंने अपनी बात मनवाई। इत्तेहाद में ऐसा तो हुआ करता है, मगर यानी आपको शक ये है कमरान मुर्जा साहब के अगर ये इत्तेहाद कामयाबी से आगे बढ़ता है तो मौलाना फजल रहमान साहब फिर अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हों, मजीद पहले से भी कम सीटों के साथ, तो तहरीक साहब जो है वो इक़्तिदार के मजे ना लूट रही हो? इस पे आपको क्लैरिटी चाहिए। इसको नेगेटिव में ना ले, मगर एक बिटर एक्सपीरियंस यकीनन हमारा मौजूद है कि 15 से हम 8 पे आए हैं, बावजूद इसके एक बड़े इत्तेहाद को लीड करते हुए, और उसके बाद जो है ना वो जो इंतज़ाम अगला बना उसमें किसी और तरह से हुआ मामला। तो हम जो है ना वो अगले इंतज़ाम के लिए जो ना मज़ीद जो है अपना साइज रिड्यूस नहीं करना चाहते। हम अपनी जद्दोजहद जो है वो एक राइट डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, मगर मौलाना आ जाएं फिर उनकी बात जो भी जो है पीटीआई की या बाकी दोस्तों की या मौलाना के सामने रखेंगे
और जो भी बात फाइनल होगी उसमें फिर पार्टी के अदारों का इजलास आपका सर आपकी पार्टी का एक बड़ा क्लेम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में आप ओवरऑल एक धांधली की बात भी करते हैं कि आपका मैंडेट चोरी किया गया है। आपकी पार्टी की ज़्यादा स्टेक्स आपके केपी के अंदर थे या बलूचिस्तान के अंदर थे? केपी में तो मौलाना फजल रहमान साहब जहां से आ रहे हैं वहां गंडापुर साहब जीते हैं, और ओवरऑल केपी के अंदर भी आपकी पार्टी जहां धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। परसों बैरिस्टर गौर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो तो ये फरमा रहे हैं कि जेयूआई की तरफ से कोई पिटीशन वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के वाले से सामने ही नहीं आई। बैरिस्टर गौर साहब जो उनका जो है ना वो कहते हैं कि जो आपका हुस्न करिश्मा साज करे, वो तो ये भी कहते हैं कि 26 अमेंडमेंट में जो ना हमने कहीं पे भी जो ना उस तरह से इंगेजमेंट नहीं की है। तो वैसे मगर हम इसके बावजूद जो है मौलाना के एहसानमंद है। मौलाना के एहसानमंद शायद मौलाना ने कोई और चीज़ उनको जो है ना कोई गाड़ी गिफ्ट की होगी, कोई प्रॉपर्टी दी होगी, तो ऐसे ही है ना फिर। तो बहरहाल मेरे लिए मोहतरम है, मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, पूरी रिस्पेक्ट है उनके लिए। मगर जो है ना चीज़ें जो है ना वो कुछ चीज़ों की क्लैरिटी यकीनन चाहिए, और वो क्लैरिटी जब तक नहीं होगी उस वक्त तक जो है वो फिर अदारों को, हम अपने अदारों को मुतमिन नहीं कर सकते, हम अपने वर्कर्स को मुतमिन नहीं कर सकते। ज़ाहिर है पार्टी तो हम अलग है ना। तो क्या है पिटीशन आपकी तरफ से केपी में? आप डिनाई कर रहे हैं बैरिस्टर गौर साहब के बयान को, उनके दावे को? यकीनन पिटीशंस हैं। एक तो मौलाना असद महमूद की पिटीशन है। असद महमूद का फर्क 555 का है, और उसमें 2-3 ऐसी जगह हैं, 2-3 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पोलिंग ही नहीं हुई है, और 555 के फर्क पे अभी तक केस ने बिल्कुल प्रोसीड नहीं किया। ये तो मुझे याद है क्योंकि ये मैंने बनाया था। इसके अलावा और भी कई पिटीशन हैं, ऐसा नहीं है, उनको शायद पता नहीं होगा। अच्छा सर, जाहिर है आपका जब इत्तेहाद बनेगा, इत्तेहाद के बाद तय पाएगा कि अपोजिशन ने किस तरह से जो है वो अपने एजेंडा को लेकर आगे बढ़ना है, तहरीक को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है, आपका तो अभी तय पाया या है या नहीं पाया, तहरीक इंसाफ का तो तय है, और उनका तो एक ही सबसे फेवरेट रास्ता है, वो है सड़कों पर निकल कर एहतजाज करना या तहरीक चलाना। तो जेयूआई जो भी फैसला करती है, आपका असूली मौक़िफ़ क्या है कि सड़कों पर निकलने के आप हक में हैं या नहीं है? जिस तरह शाहिद हक़ान नवाज़ी साहब हमारे प्रोग्राम में बता रहे थे, वो कहते हैं मेरा असूली मौक़िफ़ ये है कि सड़कों पर आने का ऑप्शन सबसे आखिर पर होना चाहिए, शुरू में ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जेयूआई का असूली मौक़िफ़ क्या है कि सड़कों पर निकलने के वाले से आपकी क्या राय है? पीटीआई अपने तौर पे अपनी जमात के बारे में जो चाहे फैसला कर सकती है, वो उनका हक है, और उस हक को हम डिनाई नहीं करते, ना कर सकते हैं। जेयूआई चूंकि किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, इसलिए जब तक वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा ना हो वो कोई अपनी राय नहीं दे सकती। और राय देने से पहले किसी इत्तेहाद की शक्ल होनी चाहिए, उसमें फैसला करने वालों का मालूम होना चाहिए, उनके दरमियान मुशावरत का एक नज़म होना चाहिए। ये भी जो है ना हमने उनके सामने रखा था कि वो नज़म क्या होगा। अच्छा सर, हुकूमत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रही है इस अपोजिशन के इत्तेहाद की क्रिएशन के बाद, कि ये इत्तेहाद जो है ये आसानी पैदा करेगा गवर्नमेंट के लिए कि वो मुज़ाकरात कर सके अपोजिशन के साथ, वो उसे एंगेज कर सके। क्या ऐसा होगा कि अगर गवर्नमेंट आपको एंगेज करने की कोशिश करती है, मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश करती है, तो तहरीक इंसाफ को भी आप मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आएंगे? जब तक अगर दो फरीकों के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो और दोनों फरीक बैक वक्त राजी ना हो, तो उस वक्त तक तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मौलाना साहब जो है उस वक्त तक शायद ये मुमकिन ना हो। हाँ, अगर दोनों फरीक चाहें तो ये किरदार अदा किया जा सकता है, उनको एक मेज़ पे लाया जा सकता है, और अगर बैठ जाएं सारी पार्टियां तो पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश हैं, सही है, उस पर एक डिबेट होने के बाद जो है इस मामले को सेटल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया कमरान मुर्तज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तज़किया शामिल करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है, अगले हफ्ते क्या अहम डेवलपमेंट्स होगी, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस रमज़ान के महीने के बाद एक तहरीक चलानी है। अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करने का टास्क इमरान खान साहब ने दिया था, लेकिन अभी तक अपोजिशन की बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक स्टेज पर, एक पेज पर नज़र नहीं आ रही हैं। क्या आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद जो है वो तश्कील जो है वो पा सकेगा? चैलेंजेस क्या हैं, बात करेंगे, तज़किया शामिल करेंगे। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्टाफ के तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या लग रहा है अपोजिशन का इत्तेहाद तश्कील जो है वो पा सकेगा? जिस तरह के चैलेंजेस और जिस तरह की एक दूसरे पे शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, जेयूआई जो है वो तहरीक इंसाफ के करीब अभी तक नहीं आ पाई, मामलात उनके तय नहीं पा रहे। शाहिद हक़ान नवाज़ी साहब भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर खान साहब को अपनी इस्लाह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि सड़कों पर आने का जो ऑप्शन है
वो सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि ज़ाहिर तरीके साहब की अगर आप रिसेंट पास देखें तो सड़कों पे आने का ऑप्शन सबसे पहला ऑप्शन तरीके साहब का रहा है। तो ये बन पाएगा ये इत्तेहाद? देखें, जिन लोगों के साथ पीटीआई इस वक्त चल रही है, अगर कोई सियासी तौर पे जिसमें अहमियत है और मैटर करते हैं तो वो तो जेयूआई है। जी हाँ। और अगले मरहले पे जमात इस्लामी है, जो जमात इस्लामी की एक पॉलिसी तो चल रही है कि वो किसी के साथ नहीं चल रहे और हाँ, वो जेयूआई वादे कर सबके चुके साथ हैं, चलने जमात को इस्लामी तैयार है। वादे कर चुकी है कि हमने इस इत्तेहाद में नहीं आना। तहरीक इंसाफ पे उन्हें जी शुकुबात है जी, उन्हें। मैं यही कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि हमने किसी के साथ नहीं आना, लेकिन जी वो हाँ। बतौर मुबस्सिर उस दिन कॉन्फ्रेंस में उनके लीडर आए भी सही। जी हाँ। जेयूआई भी बतौर मुबस्सिर आई और जेयूआई के गिले शिकवे भी हैं कि आपको हमने 26वीं तरमीम नरम करा के दी और आपने हमारे गले डाल दिया, जबकि आप सब हमारे साथ थे, ऑन बोर्ड थे। अब जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिन्हें कौमी एजेंडा बनाने की स्टीयरिंग कमेटी का सरबराह भी पीटीआई ने बनाया है, जिसमें मुस्तफा नवाज खोकर भी हैं, जिसमें जेयूआई के लोग भी हैं, सब हैं, लेकिन जेयूआई की क़यादत ने तो बड़ा खुल्लम खुला कहा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने वाज़ेह बताया कि हमने असद कैसर साहब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए हैं। अब या तो इमरान खान साहब का ये बहाना करेंगे कि जी अभी तो हमारी मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद इनकी मुलाकात हुई खान साहब से जिस दिन असद कैसर साहब ने इशाइया दिया था। या और उसके बाद 3-4 दिन के बाद, बल्कि 1 हफ्ते के बाद, ये सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ये बात कही थी कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई के हवाले कर दिए। मैंने तो उसी दिन, उस जी हाँ। रात ही खबर दी थी ये कि जनाब मौलाना ने कहा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई के साथ हैं, पहले उन्हें दुरुस्त किया जाए। गो के एंड पे उन्होंने कहा कि बाहर जाके आप सब ने यही कहना है कि इलेक्शन कराए जाएँ, ये हुकूमत घर जाए। यानी वो मुतालबा उन्होंने वही रखा, लेकिन पीटीआई के साथ ज़ाहिर है बार्गेनिंग एक तो केपी की है, पोज़ीशन है कि उसके अंदर मौलाना का अपना आबाई ज़िला, उनकी पूरी पार्टी, अगर जो वो मतलब हम ये मान लें कि जी मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं कि उनके साथ धांधली हुई है, तो फ़ायदे में तो फिर पीटीआई गई है ना उस धांधली से। उससे नून लीग को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ पे। इनके लोग जो हारे हैं, खुद मौलाना फजलुर रहमान डीआई खान से हारे हैं, तो वो किसके खिलाफ हारे हैं? वो अली अमीन गंडापुर से आ रहे हैं। तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो चाहे वो कुछ अज़ला में अपनी, जैसे पीपल्स पार्टी पंजाब में मांग लिया कि हमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से गिला है कि हमें, जहाँ हम जीते भी हैं, हमें वो डीसी, एसपी हमारे अंडर नहीं किए गए, जैसे सिंध में है। पंजाब में तो उन्होंने अपने लोगों के अंडर भी नहीं किए। तो मौलाना के भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना का दोनों तरफ से ठीक है, वो गवर्नमेंट से भी मिलते हैं, उन्होंने कुट्टी तो जब इमरान खान से ही नहीं की। सही। जब इमरान खान मुश्किल में आए तो गवर्नमेंट से क्यों करेंगे, जो हर दफ़ा उनके पास पहुँचती है, वज़ीर आज़म पहुँचते हैं, वज़ीर दाखिला पहुँचते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, हालाँकि होना ये बड़ा आसान चाहिए कि पीटीआई बड़ा एक दिल तो करे, एक तो मौलाना को और इत्तेहाद की बाकी सब सरबराही का जमातों भी को मामला अकोमोडेट है। करने की ऑफ़र करे। इत्तेहाद की सरबराही का मामला भी है। कुछ देर पहले फैसल चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ही तकरीबन कंफर्म किया इस बात को कि जो इत्तेहाद की सरबराही का मामला है उसमें वो कह रहे हैं कि तरीके साहब सरेंडर करने को तैयार है जेयूआई के हक में। लेकिन सिर्फ सरबराही की बात नहीं ना होगी, जब बात होगी तो उसके अंदर ओवरऑल मुल्क के तमाम आम इंतखाबात जब होते हैं, क्योंकि ये तहरीक जो चलेगी ये तो आम इंतखाबात कराने जी के हाँ। लिए होगी, हुकूमत को गिराने के लिए चलेगी। बिल्कुल। कोई मुज़ाकरात के लिए तो नहीं चल रही ना, अगर तहरीक चलनी है। और पीटीआई की तो पहली मंशा ये है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बेशक कहते रहे, तो वो किससे जाके मुज़ाकरात करेंगे? फौज इनके पास आएगी चल के कि जी आप हमसे मुज़ाकरात कर लें, आप हमें उड़ाने के लिए आए थे, आप बगावत कराने आए थे। लेकिन लेकिन एक तो लेकिन इमरान खान तो ये काम नहीं लेकिन कर रहे ना, आमिर इमरान साहब खान तो अपनी पार्टी को पहले दिन से कह रहे ये हैं कि जी आप मुज़ाकरात जाएँ के लिए रोड भी पे एक अच्छी और अपॉर्चुनिटी इनकलाब बन लेके सकती आएँ। है ना अपोजिशन इत्तेहाद के जरिए। राना सनाउल्लाह साहब भी पिछले हफ्ते ये फरमा रहे थे कि ये इत्तेहाद अगर बनता है तो हमारे लिए अपोजिशन को एंगेज करना, मुज़ाकरात, बातचीत करना हमारे लिए आसान हो जाएगा जब उस इत्तेहाद में मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ के साथ वो कह रहे थे बात करना ज़रा मुश्किल है। दूसरा, कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हमारे प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट कोई दावत देती है तो हम करेंगे एंगेज, गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेगा ये इत्तेहाद अपोजिशन का। देखिए, अभी एक तो ये इत्तेहाद बना नहीं है। जी हाँ। जिन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक कमेटी बनी है या कुछ भी बना है, वो तो पीटीआई ने पहले, जब वो खुद महमूद खान अचकज़ई ने, जो इसके सरबराह हैं, कन्वीनियर हैं, जिन्होंने कहा कि हमें तो पूछा ही नहीं और हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू कर दिए और मुज़ाकरात ख़त्म भी कर दिए। ये तो खान साहब का है ना कि ये तहफ़्फ़ुज़ात तो जितने लीडर बैठे हुए हैं, आपकी और हमारी गुफ्तगू के दरमियान भी मुख्तलिफ जमातों के लोग जो सर निकाले खड़े हुए हैं स्क्रीन के अंदर भी, ये भी कहते हैं कि हमें ये बताएँ सीएमएलए कैंसल माई लास्ट ऑर्डर जो है इमरान खान की तरफ से कब आएगा, कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हम आगे जाके गवर्नमेंट से बात करें और आप हमें कहें कि डिसोन कर दें। तो जब तक वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तब तक तो ये दाग बिल नहीं डाली जा सकती। सरबराही अकेली मौलाना फजलुर रहमान लेके और इमरान खान कहें कि अकेले आप सरबराह घर बैठे रहे, हम तो नहीं आपके साथ चल रहे, तो मौलाना इतने बच्चे तो नहीं है कि वो इस तरह फटाफट चल जाएं। वो अच्छा, मौलाना एक और नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ डील कर चुके हुए हैं। एक कामयाब सियासी इत्तेहाद को वो हुकूमत में बदल के पीडीएम की सूरत एग्जैक्टली। में दिखा चुके हुए हैं। तो वो ऐसे में इमरान खान के लिए
सिर्फ इमरान खान के लिए तो नहीं ना जाएंगे, वो तो ऐसा ही फिर है। ओवरऑल डायलॉग होगा। हाँ, ग्रैंड वो डायलॉग वाजे का कर भी मतलब चुके ये हैं है मौलाना कि उसके फजल अंदर रहमान सब साहब के लोगों के साथ अपोजिशन का बैठना एजेंडा होगा। एक शख्स की रिहाई नहीं होना चाहिए बल्कि उससे बड़ा और वसी होना चाहिए। तो वो ये तहरीक इंसाफ पे बावर करा चुके हैं तहरीक इंसाफ को कि खान साहब की रिहाई जो है वो हमारा मतम नजर नहीं है। देखिए, वो जब कहते हैं ना तमाम सियासी कैदियों पे बात होंगे तो उसमें खान साहब एक हिस्सा होंगे, सिर्फ एक खान साहब नहीं होंगे। तो ये पीटीआई के लिए सुहानेर हुआ है कि इमरान खान को जाके इनमें से सच्ची बात है पैगाम देता कौन है सच, क्योंकि मुझे तो ये पता है पीटीआई की लीडरशिप खान साहब से बात नहीं कर सकती। ये डरते हैं कि पता नहीं हमें ना शटअप कॉल मिल जाए और सच नहीं बताते। और अच्छा, खान साहब भी नहीं सुनना चाहते, कुछ उनको अंदाजे होते हैं, कुछ वो दोनों तरफ अपनी पार्टी के लोगों को, तुम सही है। संजानी चले जाओ, तुम डी चौक चले जाओ, ये गेम तो वो भी करते हैं। और ये बात सारी तमाम सियासी जमातों को पता है कि जब तक क्लियर नहीं होगी इसके बारे में एक बात आई कि जी इमरान खान से मिलने जाके मौलाना, तो मौलाना ने कहा मेरी नंबर 2 3 की आदत मिल सकती है। तो वो भी तभी जाएंगे ना जब हुकूमत एक तो रास्ता दे उन्हें मिलने के लिए, या कोई चीजें हुकूमत के साथ भी तो तय करनी पड़ेंगी ना कि आप पहले दिन यानी ईद के बाद इमरान खान ने कहा है हम सबसे मिलके और एक तहरीक चलाएंगे, जिसमें उन्होंने बलोच रहनुमाओं के नाम भी लिए, पश्तून रहनुमाओं के नाम लिए, जिनको इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया भी नहीं गया, जिसके ऊपर पीटीआई के अंदर भी कंसर्न है कि इमरान खान का मैसेज और था और ये कॉन्फ्रेंस कुछ और हुई। हालांकि तो ये कॉन्फ्रेंस के चीजें बड़ी पहले दिन क्लैरिटी तो मांगती अनाउंस हैं हुआ अभी। था स्टेज से कि उन लोगों को बुलाया गया है, लेकिन अगले दिन फिर वो पता चला कि कोई ऐसा इनविटेशन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी है आमिर इलियास राना साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट मूव एक गवर्नमेंट ने की है खैबर पख्तूनख्वा में। परवेज खटक साहब जिन्होंने अपनी जमात बनाई तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के लिए, तोड़ने के लिए, वो ऐसा तो नहीं कर सके थे, इलेक्शन में खुद अपनी सीट हार गए थे, उन्हें एडवाइज़र बनाया गया है, काबीना के अंदर शामिल किया गया है। क्या लग रहा है, क्या स्पेसिफिक टास्क जो है वो खटक साहब को दिया जाने वाला है? ज़ाहिर ऑब्वियसली ये होगा तो टास्क फिर भी तहरीक इंसाफ ही हदफ होगी उन्हें एडवाइज़र बनाए जाने के इस मूव के पीछे। देखिए, मेरा ख्याल है कि हम ज्यादा एग्जरेट कर रहे हैं मीडिया में बैठ के, और क्योंकि परवेज खटक साहब की अपनी जात की हद तक वो एक अच्छे बड़े पुराने सियासतदान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अब उनके पल्ले कुछ नहीं है सियासी ऐसा ही है। नताइज के मुताबिक। वो नहीं संभाल सके तमाम इस्टेब्लिशमेंट का साथ होने के बावजूद निगरान दौर में। तो अब उनकी अशकशोई भी चाहिए थी कि जी मैंने तो सारा कुछ अपना पॉलिटिकल कैरियर आपके लिए दांव पे लगाया, तो उनको लाना भी था। तो वो एडवाइजर बड़े एडवाइजर है आगे चल के, जैसे अली अमीन गंडापुर की विद इन दी पार्टी पोजीशन खराब हो रही है कि लोग उनको कह रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज हैं, वो असल स्टोरी नहीं बताते कि वो हर दफा इस्लामाबाद से क्यों गायब हो जाते थे। तो उस सूरत में अगर आगे चल के कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है और अली अमीन को कोई पॉलिटिकली जरूरत पड़े, जो कि वो कभी नहीं मानेंगे अगर उन्होंने बगावत करनी है अली अमीन ने, जो कि मैं अभी नहीं कह रहा कि वो बगावत कर रहे हैं, तो फिर वो शायद जाके कोई बात बने। हाँ, अभी तो सिर्फ परवेज खटक साहब को अकोमोडेट किया है। बहुत शुक्रिया आबिर इलियास राना साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। कभी रोशनियों के शहर कहलाए जाने वाले कराची में जराइम की रात की तारीख साए गहरे होते जा रहे हैं। कराची वो शहर है जहां जराइम को रोकना दहाइयों से नामुमकिन दिख रहा है। अगर एक जुर्म के खिलाफ एक्शन होता है तो दूसरा जुर्म न सिर्फ सर उठाता है बल्कि पूरे शहर पर अपने पंजे गाड़ देता है। आजकल भी कराची में मुस्तफा आमिर का बेईमाना कत्ल मौजूद बहस बना हुआ है और इस जुर्म का जवाब जिस बड़े जुर्म ने मुहैया किया उसकी तफसीलात न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देने वाली है बल्कि इस शहर की आबादी बिलखुसूस नौजवान नस्ल निशाने पर है। कराची में अब मंशियात की लानत इस मसले की सूरत में सामने आ रही है जिसने कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर इदारों के लिए न सिर्फ चैलेंज ला खड़ा किया है बल्कि इन इदारों की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के बाद पोश इलाकों में मनशियात के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन कितना अरसा जारी रहेगा, इसका इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन इन इलाकों में इतने अरसे से मनशियात की फरोख्त और नौजवान नस्ल के मनशियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस होने ने पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले तालिब इल्म हों, चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चे, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर या पोश इलाकों में रहने वाले नौजवान, अब कराची में सबके लिए मनशियात किसी इम्तियाज के बगैर मुहैया है। सितम यह है कि कराची शहर में मनशियात के आदि अफराद की हतमी तादाद का डाटा या आदाद शुमार पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स और महकमा दाखिला समेत किसी इदारे के पास नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 6.45 मिलियन से जायद अफराद मनशियात के आदी हैं। कराची में यह मसला सबसे ज्यादा संगीन होता जा रहा है और 28% से जायद मनशियात के आदी अफराद सिर्फ कराची में बसते हैं। माहिरीन के मुताबिक कराची में मनशियात के आदी अफराद की तादाद 10 से 15 लाख तक पहुंच चुकी है और इसमें हर साल 7 से 8 हजार अफराद का इजाफा हो रहा है। 2023 में सेंट टास्क फोर्स बराए मनशियात और मुज़ेर सेहत अशिया के इस्तेमाल में कमी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि कराची में हर चौथे घर में मनशियात का मसला पाया जाता है। यूनिवर्सिटियों के सर्वे ये बताते हैं कि 44% तलबा
खुद ये एतराफ़ करते हैं कि वो मनशियात इस्तेमाल कर चुके हैं। सबसे खौफनाक हकीकत यह है कि यह जहर 15 से 19 साल के बच्चों को भी निगल रहा है, यानी स्कूल और कॉलेज की सतह पर मनशियात आम हो चुकी है। तशवीशनाक बात यह है कि कराची में मनशियात की स्मगलिंग कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म माफिया इसे चला रहा है। सरहद पार अफगानिस्तान में पैदा होने वाली हेरोइन का 40% हिस्सा कराची के रस्ते दुनिया भर में पहुंचाया जाता है। बलूचिस्तान के रस्ते अफगान मनशियात कराची आती है, जहां यह सामान कार्गो ट्रकों, मछेरों की कश्तियों और हत्ता के इंसानों के पेट में भरकर भी मुंतकिल किया जाता है। स्मगलिंग से मंगवाई जाने वाली केमिकल अज्जा कराची की खुफिया लेबॉर्ट्रियों में मैथ में तब्दील की जाती है, जो अब शहर की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूई मंशियात में शामिल है। आदाद शुमार बताते हैं कि कराची में जनवरी 2025 में 2000 किलोग्राम से जायद मैथ बरामद की गई, जो कि 2023 के मुकाबले में 420% ज्यादा है। इसी तरह मुल्क भर में 2024 में 153 मैट्रिक टन हेरोइन जब्त की गई, लेकिन माहिरीन का कहना है कि असल में सिर्फ 10% मनशियात पकड़ी जाती है, बाकी का कारोबार बदस्तूर जारी रहता है। कराची के पोश इलाकों में आइस, कोकेन, क्रिस्टल, जबकि दीगर इलाकों में चर्स, हीरोइन और अफयून की डिमांड है। मनशियात की बासानी फराहमी के पीछे सोशल मीडिया का किरदार भी एक नए प्लेटफॉर्म की सूरत में सामने आया है, जहां मनशियात के व्यापारी इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स के रूप में इस जहर को आम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों के बाहर मखसूस लोग मैथ मिली हुई टॉफियां और चॉकलेट फरोख्त करते हैं और होम डिलीवरी के नाम पर नशा आवर अशिया, खाने पीने की अशिया में छुपा कर भेजी जाती है। जहां इस लानत के बायस नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, वहां इस लानत में मुब्तला अफराद की ज़हनी हालत और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही है, जो इस हालत में ना सिर्फ किसी भी बड़े जुर्म को जायज समझते हैं बल्कि इस जुर्म को करने के लिए किसी भी सफाकियत पर उतरते दिखाई देते हैं, जिस पर बरियत और ईमानियत का मुजाहिरा अरमगान कुरैशी और शिराज बुखारी ने मुस्तफ़ा आमिर के साथ किया। बदकिस्मती से यह पहली बार नहीं हुआ, इससे कबल भी नशे की लानत में मुब्तला मुजरिमान ने नूर मुकद्दम और सारा इनाम को जिस बेईमाना तरीके से कत्ल किया, वो इस तशवीशनाक सूरत हाल की अक्कासी कर रहा है। मनशियात में मुब्तला अफराद की जानिब से किए जाने वाले जराइम ज्यादा गैर इंसानी और मोहलिक होते जा रहे हैं, जो न सिर्फ एक समाजी मसला बनता जा रहा है बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी बीमारियों के संगीन से संगीन होने का बायस बन रहा है। आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।